पी इंस्टेंटेनियस। और इंस्टेंटेनियस पावर अगर हम बात करें फॉर एलसीआर सर्किट की, फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट, तो पावर का फॉर्मूला होता है P इक्वल्स टू ई इंटू द आई। अगर मैं ईएमएफ की बात करता हूँ तो ईएमएफ अपने पास था ई नॉट साइन ओमेगा टी, और हमने एलसीआर सीरीज सर्किट में करंट फाइंड किया था आई इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये हमने करंट की वैल्यू फाइंड किया था। ये दोनों वैल्यू अपन यहाँ पर देखें तो P इक्वल्स टू ई नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी एंड साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। ये इंस्टेंटेनियस पावर है। अभी बेटा अपन कह रहे कि इंस्टेंटेनियस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टाइम का फंक्शन है। किसी इंस्टेंट पर अपने को ये वैल्यू देता है, इसलिए अपन इसको इंस्टेंटेनियस करंट कहेंगे। इस इंस्टेंटेनियस पावर को हमें एवरेज पावर में चेंज करना, मतलब एवरेज पावर अपने को फाइंड करना। क्योंकि किसी इंस्टेंट पर पावर तो हर मोमेंट पर चेंज होती रहेगी, बट अपना मोटिव है टोटल पावर कैलकुलेट करना। इसलिए अगर अपने को एवरेज पावर फाइंड करना है, एवरेज पावर, तो एवरेज के लिए अपन क्या फाइंड करेंगे, इसका जो इंस्टेंटेनियस पावर है उसकी एवरेज हम फाइंड करेंगे। और मैथमेटिकली एवरेज फाइंड किस टाइप से करेंगे, एवरेज ऑफ पी, ई नॉट आई नॉट ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, और एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी इंटू साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अभी जो गिवन फंक्शन है उसका एवरेज फाइंड करना, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करता हूँ। तो देखो हमें क्या मिलता है, ये जैसे ई नॉट आई नॉट अपॉन 2 एन 2 साइन ओमेगा टी साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। और ये अपने पास फॉर्मूला हो गया 2 साइन ए साइन बी का। और 2 साइन ए साइन बी अगर फॉर्मूला देखे तो यहाँ से बेटा अपन ये लिख सकते हैं 2 साइन ए साइन बी, और उसको अपन कह सकते हैं कि कॉस ए माइनस बी एंड प्लस कॉस ए प्लस बी के इक्वल होगा। तो कॉस ए माइनस बी कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी होता है, और प्लस कॉस ए प्लस कॉस बी को हम लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ माइनस आएगा ए माइनस, तो यहाँ से अपने को मिला माइनस कॉस ए कॉस बी एंड प्लस साइन ए साइन बी। तो 2 साइन ए साइन बी हो जाएगा। तो यहाँ से अपन इसको लिख सकते हैं ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, और ये बेटा अपने को मिला कॉस ए माइनस बी बेटा, तो ए माइनस बी कॉस फाइव हो गया एंड माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव के इक्वल है। ये बेटा अपन कह रहे कि कॉस ए प्लस बी हो गया। अभी इसकी एवरेज वैल्यू फाइंड करने के लिए एवरेज को अपन डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। ये ई नॉट आई नॉट अपॉन 2, इसको बेटा अपने लिखा एवरेज ऑफ कॉस फाइव एंड माइनस एवरेज ऑफ कॉस 2 ओमेगा टी माइनस फाइव। अभी हमें पता बेटा कि एवरेज ऑफ कॉस ओमेगा टी वो हमेशा 0 के इक्वल होता है, और एवरेज ऑफ साइन ओमेगा टी वो भी 0 के इक्वल होता है, क्योंकि हमने एवरेज और आरएमएस वैल्यू फाइंड किया था तो वहाँ पे देखा था। और एवरेज ऑफ कॉस फाइव, तो कॉस फाइव बेटा टाइम का इंडिपेंडेंट है, तो उसकी वैल्यू कॉस फाइव के इक्वल होगा। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एवरेज पावर वो हमें मिला ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस फाइव। ये अपन कह रहे कि एवरेज पावर का फॉर्मूला है। तो जब भी अपने को एवरेज पावर किसी एसी सर्किट में पूछा जाए
तो वो वैल्यू क्या होगा, ई नॉट आई नॉट बाई टू कॉस फाई। इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हैं अपन, ये जिसे अपन कह रहे कि एवरेज पावर ई नॉट अपॉन अच्छा, रूट टू, ये अपॉन रूट टू, और ये हो गया कॉस फाई। ई नॉट बाई रूट टू को अपन ई आर एम एस लिख सकते हैं, तो ये अपने पास ई आर एम एस आई आर एम एस और ये cos फाई के इक्वल होगा। ये अपने पास इसका जनरल फॉर्मूला हो गया पावर ऑफ एसी सर्किट, ई आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई के इक्वल होगा। जहाँ पे cos फाई है उसको अपन कहेंगे पावर फैक्टर, cos फाई है उसको अपन कहेंगे पावर फैक्टर। अब इस पावर फैक्टर की वैल्यू क्या होती है, तो देखो यहाँ से जैसे अपने कहा था फेज डिफरेंस अपने फाइंड किया था एलसीआर सीरीज सर्किट में, तो जो tan फाई है वो फेज डिफरेंस अपने को मिला था एक्स एल माइनस एक्स ई अपॉन आर, किसके लिए, फॉर एल सी आर सीरीज सर्किट, एल सी आर सीरीज सर्किट के लिए ये फेज डिफरेंस था। अभी अपन कह रहे कि टेन थीटा या टेन फाइव परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, मुझे यहाँ पर पावर फैक्टर मतलब कॉस फाई चाहिए, तो कॉस फाई को अपन क्या लिख सकते हैं, कॉस फाई होता बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस तो किसके इक्वल है, आर के इक्वल, और हाइपोटेनियस क्या मिला, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, और ये बेसिकली क्या है, इम्पीडेंस है। तो cos फाई की वैल्यू मिला आर अपॉन जेड, इसको अपन पावर फैक्टर है और एज ए फार्मूला अपन याद रखेंगे। अलग अलग सर्किट है तो उसके लिए पावर फैक्टर की वैल्यू अलग अलग होगी। तो यहाँ पे जनरल फार्मूला अगर एवरेज पावर देखे इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस, तो आई आर एम एस सर ई आर एम एस आई आर एम एस इंटू आर अपॉन जेड के इक्वल है। ये बेटा अपन करें कि इसका जनरल फार्मूला है एवरेज पावर। अगर अलग अलग सर्किट हैं तो उसके लिए cos फाई की वैल्यू अलग अलग होगी और अपने को एवरेज पावर है उसकी वैल्यू भी अलग अलग मिलेगी। देखो कैसे, जैसे केस वन हम बात कर रहे हैं, केस वन, और केस वन में अपन कहेंगे अगर प्योरली रजिस्टिव सर्किट है, फॉर प्योरली रजिस्टिव सर्किट, प्योरली रजिस्टिव सर्किट के लिए जेड इक्वल्स टू क्या था, आर के इक्वल था। तो अगर हम cos फाई की बात करें तो cos फाई होता आर अपॉन जेड, और जेड इक्वल्स टू आर है तो हमने लिखा आर बाई आर मतलब वन। तो cos फाई प्योरली रजिस्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर वन हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ से पी एवरेज की बात करता हूँ तो पी एवरेज वो मैक्सिमम होगा, क्योंकि cos फाई की मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन होता है, और ये वैल्यू बेटा अपने को मिला ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस, ये एवरेज पावर होगा, मैक्सिमम एवरेज पावर ई आर एम एस आई आर एम एस के इक्वल होगा। अगर अपन यहाँ पे देखें केस टू, और केस टू में अपन कह रहे कि फोर प्योरली इंडक्टिव सर्किट, और प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए हम कहेंगे जेड इक्वल्स टू एक्स एल के इक्वल होता है, और प्योरली इंडक्टिव है तो आर की वैल्यू क्या होता है बेटा, जीरो। जब आर जीरो है तो कॉस फाई इक्वल्स टू बेटा जीरो अपॉन एक्स एल, और उसको अपन लिख सकते जीरो, मतलब प्योरली इंडक्टिव सर्किट के लिए पावर फैक्टर जीरो होता है, मतलब एवरेज पावर मिनिमम होगी, और वो बेटा किसके इक्वल होगी, जीरो के इक्वल। मतलब प्योरली इंडक्टिव सर्किट है तो कोई भी पावर लॉस नहीं होता है, इसीलिए बेटा इसको जो इसका रेजिस्टेंस होता है उसको अपन रिएक्टेंस कहते हैं, रेजिस्टेंस नहीं कहते, क्योंकि रेजिस्टेंस में एनर्जी लॉस होता है, रिएक्टेंस में केवल एनर्जी ये स्टोर करता है, इसमें लॉस जीरो है। अगर केस थ्री बात करें, फोर प्योरली कैपेसिटिव सर्किट,
एंड प्योरली कैपेसिटिव सर्किट के लिए जेड इक्वल्स टू एक्स है और इसमें बेटा रेजिस्टेंस क्या है, जीरो। तो उस केस में अपन कह सकते हैं कि कॉस फाई जीरो अपॉन एक्स है और उसकी वैल्यू जीरो होता है, तो पावर लॉस है वो मिनिमम होगा और मिनिमम जीरो के इक्वल होगा। तो इसमें भी पावर लॉस जीरो होता है। अभी केस 4 अपन देखते हैं। केस 4 अगर अपन बात करें कि फॉर आर एल सर्किट, आर एल सीरीज सर्किट एक में मिनट सर, एक अगर फॉर आर एल सर्किट की बात करें तो आर एल सर्किट की के अंदर होता, जैसे ये अपने पास एक रेजिस्टेंस है, इस टाइप से एक रेजिस्टेंस है, एक इंडक्टर है, इस टाइप से आर एल सीरीज सर्किट है। आर एल सीरीज सर्किट के लिए अगर जेड की बात करें, जेड क्या होगा, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर, ये इम्पीडेंस है। और उसके लिए बेटा कॉस फाई अपन देखें तो कॉस फाई होगा आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। तो एवरेज पावर अपने को मिलेगा पी एवरेज दैट इज ई आर एम एस आई आर एम एस एंड आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर के इक्वल हो। ये बेटा अपन कह रहे कि प्योरली सॉरी आर एल सर्किट है, तो उसके लिए एवरेज पावर की वैल्यू होगा। केस 5 फॉर आर सी सर्किट, आर सी सर्किट और आर सी सर्किट के लिए अपन कह रहे कि ये जैसे एक रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, दोनों इस टाइप से सीरीज में है, ये एसी सोर्स है, ये आर हो गया, ये सी हो गया। इसके लिए बेटा अपन इम्पीडेंस की बात करें तो इम्पीडेंस क्या होगा, अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। और अगर हम कॉस फाई की बात करेंगे तो कॉस फाई होगा आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अपने को एवरेज पावर मिला ई आर एम एस आई आर एम एस और ये बेटा आर अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर होगा, ये एवरेज पावर की वैल्यू। अपन कह रहे कि सीरीज के अंदर है तो क्या होगा, ये जैसे अपने पास एक इंडक्टर है, एक कैपेसिटर है, इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों सीरीज में है। ये जैसे एल हो गया, ये अपने पास सी हो गया। उस केस में बेटा जेड है वो किसके इक्वल होगा, एक्सएल माइनस एक्सी के इक्वल, ये इसका इम्पीडेंस होगा। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इसमें जीरो है, आर की वैल्यू जीरो है, तो कॉस फाई वो बेसिकली होगा जीरो अपॉन एक्स एल माइनस एक्सी। मतलब इसके लिए भी बेटा पावर फैक्टर क्या होगा, जीरो होगा, और पावर फैक्टर जीरो है, इसका मतलब एवरेज पावर है। जब प्योरली कैपेसिटिव हो या प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो तो एवरेज पावर ऑलवेज जीरो होता है। तो ये अपने पास एवरेज पावर है। हाँ। अभी यहाँ पे अपन देखेंगे जैसे करंट है, उस करंट को अपन दो पार्ट में डिवाइड करें, एक तो अपन कह रहे एक्टिव करंट और दूसरा पैसिव करंट। तो यहाँ पे अपन कहेंगे एक्टिव करंट एंड पैसिव करंट। कैपेसिटर और इंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होती है वो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं करती है, तो उस करंट को अपन क्या कहेंगे, पैसिव करंट। जैसे अपने पास सर, जो हम एवरेज पावर निकाल रहे हैं, ये पावर प्रोड्यूस्ड वाले सर्किट है या फिर पावर डिसिपेटेड अक्रॉस द पावर सर्किट? पावर डिसिपेटेड,
पावर जो प्रोड्यूस है वो तो ठीक है सोर्स करता है, उस सोर्स की पावर को अपन ई आर एम एस आई आर एम एस कहेंगे। ठीक है सर। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि जो कंपोनेंट है उसके अक्रॉस लॉस होता है। ठीक है सर। ये जैसे अपने पास एक हमने एक्सिस लिया, यहाँ पे अपन कह रहे कि इस करंट का अगर मैं फेजर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि आई आर एम एस है, और आई आर एम एस का जो फेज एंगल है वो फाई के इक्वल है। तो हम कहेंगे कि जो कॉस वाला कंपोनेंट है इसका, जैसे ये हमने इसका प्रोजेक्शन लिया, तो ये कंपोनेंट अपने को मिला आई आर एम एस कॉस फाई, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है उसको अपन कहेंगे आई आर एम एस साइन फाई। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि आई आर एम एस कॉस फाई दैट इज द एक्टिव करंट होगा, एक्टिव करंट जो एक्चुअल में बेटा पावर लॉस जनरेट करता है। और दूसरा अपन कह रहे कि आई आर एम एस जो साइन फाई है उसको अपन पैसिव करंट कहेंगे। पैसिव करंट मतलब जो इंडक्टर और कैपेसिटर के अंदर जो करंट होती है कोई भी एनर्जी लॉस नहीं करती है। तो आई आर एम एस साइन फाई वो पैसिव करंट है, आई आर एम एस कॉस फाई एक्टिव करंट है। जैसे हमने अभी पावर का फॉर्मूला देखा और पावर हमें मिला था ई आर एम एस आई आर एम एस और ये कॉस फाई। तो यहाँ पे जो ये कंपोनेंट अपन यूज कर रहे हैं दैट इज एक्टिव करंट है, यह करंट का एक्टिव कंपोनेंट है, ये एक्टिव करंट है ना। पैसिव पावर पैसिव करंट के कारण कोई भी अपन कह रहे कि जैसे इसको अपन एक्टिव पावर भी कह सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर कॉस की जगह साइन यूज करता जैसे आई आर एम एस ई आर एम एस आई आर एम एस साइन फाइव, तो इसको अपन पावर का पैसिव कंपोनेंट कहेंगे। ये जो है वो पैसिव करंट है जिसके कारण कोई भी लॉस नहीं होता। तो ये अपन कह रहे कि करंट के हमने कंपोनेंट देखे, एक्टिव करंट और पैसिव करंट। अभी यहाँ पे अपन देखेंगे एलसीआर सीरीज सर्किट, दैट इज इम्पोर्टेंट। एलसीआर सीरीज सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट एंड एलसीआर सीरीज सर्किट जो होता है मतलब अपन कहेंगे कि जो हमने अभी स्टडी किया था कि ये इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है और ये रेजिस्टेंस है। जब तीनों कंपोनेंट आपस में सीरीज में कनेक्टेड है, ये एसी सोर्स है और हमें यहाँ पर रेजोनेंस की कंडीशन फाइंड करना है। ये ई नॉट साइन ओमेगा टी है, एसी सोर्स है, ये एल है, सी है और ये रेजिस्टेंस है। इन सब में करंट की वैल्यू सेम होता है। अगर मैं यहाँ पर केवीएल अप्लाई करता हूँ और केवीएल से अपने बेटा ऑलरेडी करंट इसमें फाइंड कर लिया था, जैसे हमने कहा था कि इसके अंदर जो करंट होगा आई आर एम एस, और वो करंट अपने को मिला था ई आर एम एस अपॉन जेड, और हम इसको लिख सकते हैं ई आर एम एस जेड, एंड जेड इक्वल्स टू अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स ई का होल स्क्वायर। ये बेटा अपन कह रहे कि एलसीआर सीरीज जो सर्किट है उसमें करंट है। अभी देखो रेजोनेंस क्या होता है, सॉरी यहाँ पे एलसीआर सीरीज रेजोनेंस अपन देखो, एलसीआर सीरीज रेजोनेंस। अभी सीरीज रेजोनेंस क्या होता है, तो जैसे हमने रेजोनेंस जो पढ़ा था वो सिंपल हार्मोनिक मोशन, और सिंपल हार्मोनिक मोशन में रेजोनेंस की कंडीशन में हमने देखा था कि जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है ना। हमने कहा था कि ड्यूरिंग रेजोनेंस ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी बिकम्स इक्वल टू नेचुरल फ्रीक्वेंसी। जैसे फोर्स्ड ऑसिलेशन अपन देखते हैं तो फोर्स्ड ऑसिलेशन में हम कहते हैं कि जब ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी
है वो नेचुरल फ्रीक्वेंसी के या ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी के इक्वल हो जाता है तो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो जाता है। यहाँ पर भी अपन को क्या करना है कि वो कंडीशन मतलब ड्यूरिंग सीरीज रेजोनेंस द करंट इन द सर्किट बिकम्स मैक्सिमम। करंट का जो एम्पलीट्यूड है या करंट जो है एलसीआर सीरीज सर्किट के अंदर मैक्सिमम हो जाती है, उस कंडीशन को अपन रेजोनेंस कहेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या कह रहे हैं कि फोर करंट मैक्सिमम होगा, और करंट मैक्सिमम होगा तो पावर है वो भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि सीरीज रेजोनेंस ड्यूरिंग सीरीज रेजोनेंस सर्किट द करंट और आउटपुट पावर इन द सर्किट बिकम्स मैक्सिमम। और अभी बताओ बेटा, इसमें अगर करंट को मैक्सिमम करना है तो करंट मैक्सिमम कब होगी, जब इम्पीडेंस मिनिमम होगा। इसको मैक्सिमम हाँ। करने के लिए अपने को जेड को मिनिमम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं कि फॉर आई आर एम एस मैक्सिमम, इसकी वैल्यू मैक्सिमम हो, तो उसके लिए अपन एक्स कहेंगे एल इक्वल्स एक्स सी। यस, जेड है वो मिनिमम होना चाहिए, इम्पीडेंस से वो मिनिमम होगा। और जेड मिनिमम कब होगा, ठीक है तो सर। ये जैसे अपन कह रहे कि जेड है, जेड को हमने कहा था अंडर रूट हाँ सर। आर स्क्वायर फिर तो प्लस, वो आ गया एक्स एल इज इक्वल टू एक्स यस सी, यानी कि ओमेगा 1/√ऑफ एल सी। यस। तो अभी तो देखिए, सेम ही चीज आ गया जो पहले देखा था। यस तो जेड इक्वल्स टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर है। और इसको मैक्सिमम करने के लिए हमने कहा कि ये टर्म जीरो हो सकता है, एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हो जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, ये बेटा इसके रेजोनेंस की कंडीशन हो गया कि जब एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी हो जाए तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं हमने कहा बेटा एक्सएल इक्वल्स टू एक्सी, और एक्सएल क्या होता है, एक्सएल होता है बेटा एल इंटू ओमेगा, और रेजोनेंस से इसलिए मैंने फ्रीक्वेंसी को रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी ले लिया। एक्स ही होता 1/c, ये ओमेगा आर हो गया। मीन्स यहाँ से रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो हमें मिला ओमेगा आर का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC। और जो रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम उसको लिख सकते हैं 1/√LC। एक फॉर्मूला बेटा ये हो गया। अपने को क्वेश्चन में कई बार ऐसा पूछा जाएगा कि फाइंड रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, तो अपन लिखेंगे 1/√LC। अगर अपने को लीनियर फ्रीक्वेंसी पूछा जाए तो ओमेगा आर को अपन लिख सकते हैं 2πfr, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1/√LC। तो जो रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है एफ आर, उसको अपन लिखेंगे 1/2π√LC के इक्वल होगा। ये बेटा रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी एफ आर इक्वल्स टू हम कह सकते हैं हम्म। 1/2π√LC के इक्वल होगा। इसको लीनियर फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो ये जैसे अपने पास है रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और इसको अपन कहेंगे रेजोनेटिंग लीनियर फ्रीक्वेंसी। ये रेजोनेटिंग लीनियर फ्रीक्वेंसी है। अभी यहाँ पे अपन देखते हैं ये फ्रीक्वेंसी बेटा अपने को मिला, कंडीशन रेजोनेंस की कंडीशन हमने देखा। अभी यहाँ पे एक टर्म डिफाइन करेंगे दैट इज क्वालिटी फैक्टर, क्यू फैक्टर जिसे अपन कहते हैं। तो यहाँ पे अपन कहेंगे क्यू फैक्टर, क्यू फैक्टर, और उसका फुल फॉर्म है क्वालिटी फैक्टर। सीरीज रेजोनेंस के लिए क्वालिटी फैक्टर वो अपन कैसे डिफाइन करेंगे, क्यू फैक्टर बेसिकली क्वालिटी फैक्टर शार्पनेस ऑफ द सीरीज जो रेजोनेंस
है, इसकी क्वालिटी फैक्टर मतलब शार्पनेस ऑफ द कर्व देता है कि अगर बेटा मैं LCR सीरीज के लिए ग्राफ प्लॉट करता हूँ, ये जैसे अपन कह रहे कि करंट या पावर एक्सिस है, ये अपने पास फ्रीक्वेंसी एक्सिस है, तो ये हमने कहा कि I और P बेटा पावर एक्सिस है। इसका जब अपन ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप से अपने को मिलता है। जिस फ्रीक्वेंसी पर हम कहेंगे कि I या पावर आउटपुट मैक्सिमम है, उसको अपन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और ये अपन कह रहे कि मैक्सिमम पावर और I मैक्स है, यहाँ पे करंट मैक्सिमम और पावर है वो भी मैक्सिमम होगा। अगर अपन IRMS की बेटा बात करें तो IRMS जो मैक्सिमम होगा वो क्या होगा, तो हम कह सकते हैं ERMS अपॉन R के इक्वल है, क्योंकि रेजोनेंस हो गया। रेजोनेंस के लिए बेटा अपन कह रहे कि Z की वैल्यू किसके इक्वल होगा, R के इक्वल होगा। तो ये इसमें अगर मैक्सिमम पावर की बात करें, एवरेज पावर, तो वो अपने पास होगा ERMS इंटू द IRMS। और यहाँ पे IRMS को अपन लिख सकते हैं ERMS अपॉन R, तो मैक्सिमम पावर होगा ERMS का स्क्वायर अपॉन R के इक्वल। ये बेटा अपन कह रहे कि सीरीज रेजोनेंस में मैक्सिमम पावर है। अभी अपन यहाँ पर एक पॉइंट डिफाइन करेंगे, हाफ पावर पॉइंट बेटा। और हाफ पावर पॉइंट इसमें दो होते हैं, जैसे ये पॉइंट और ये पॉइंट। जिस मोमेंट पर पावर है वो LCR सीरीज सर्किट में हाफ हो जाए, उसको अपन हाफ पावर पॉइंट कहेंगे बेटा, P max by 2 जिस पॉइंट पर। और जहाँ पर पावर P max by 2 हो जाता है, मतलब करंट है, इस पॉइंट पर कितना होगा बेटा, IRMS by √2 के इक्वल हो, ये करंट होगा। क्योंकि यहाँ पर इसको अपन लिखेंगे P max by 2, तो यहाँ पे IRMS स्क्वायर R, तो RMS की वैल्यू करंट की वैल्यू IRMS by √2 हो जाएगा। और ये जो हाफ पावर पॉइंट है, यहाँ की फ्रीक्वेंसी ω1, ये बेटा ω2 है। ω1 एंड ω2 उसको अपन कहेंगे हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी। ये हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी है। और इन फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है बेटा ω2 माइनस ω1, ये इसको अपन कहेंगे बैंडविड्थ। जैसे अपने को डेल्टा ओमेगा और डेल्टा ओमेगा यहाँ पर है ω2 माइनस ω1, एंड दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। ये ω2 माइनस ω1, इसको अपन बैंडविड्थ कहेंगे। तो बेसिकली क्यू फैक्टर, ये जैसे कर्व है, इस कर्व की शार्पनेस है वो क्यू फैक्टर अपने को देता है। तो जो क्यू फैक्टर है, क्यू फैक्टर gives the sharpness of the series resonance, सीरीज रेजोनेंस। और अगर बेटा क्यू फैक्टर को अपन डिफाइन करें, तो यहाँ पे अपन कह रहे कि क्यू फैक्टर दैट विल बी इक्वल्स टू, हम ये कह सकते हैं, एक तो होता है बेटा एक्स VL, मतलब अपन कह सकते हैं VL अपॉन बेटा VR, या अपन कहेंगे VC अपॉन VR। ये एक फॉर्मूला हो गया। दूसरा बेटा VL को क्या लिख सकते हैं, VL होता है I इंटू XL, तो अपन यहाँ पे ये कह सकते हैं क्यू फैक्टर Q इक्वल्स टू, VL को हमने कहा बेटा I इंटू XL, और VR को हमने कहा I इंटू R बेटा। VC को अपन लिख सकते I इंटू XC अपॉन बेटा I इंटू R के इक्वल होगा, क्योंकि XL और XC दोनों की वैल्यू बेटा क्या है, इक्वल है। I से I कैंसिल आउट, तो हम इसको लिख सकते हैं बेटा XL अपॉन R, और दूसरा बेटा अपन कह रहे कि XC अपॉन R के इक्वल होगा। ये एक फॉर्मूला हो गया, XL अपॉन R, XC अपॉन R।
क्लियर बेटा यहाँ तक? तो अगर अपन एक और फॉर्मूला बेटा अपन देखें, जैसे अभी हमने कहा क्वालिटी फैक्टर Q दैट इज इक्वल्स टू XL अपॉन R, एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा फॉर्मूला XC अपॉन R, और तीसरा फॉर्मूला बेटा यहाँ पे अपने को मिलेगा दैट इज बैंडविड्थ अपॉन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी डेल्टा ओमेगा R अपॉन डेल्टा ओमेगा अपॉन रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, सॉरी उल्टा ले लिया, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। और ये अपन कह रहे कि तीन फॉर्मूले बेटा क्यू फैक्टर के लिए हैं, XL अपॉन R इक्वल्स टू XC अपॉन R या रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी अपॉन बैंडविड्थ। अभी देखो अगर मैं फर्स्ट से डिराइव करता हूँ तो XL बेटा अपने पास क्या था, XL को हम लिख सकते हैं XL दैट इज इक्वल्स टू L इंटू ओमेगा R बेटा, है ना। और ओमेगा R को अपने लिखा था 1 अपॉन रूट एल सी बेटा, तो हम इसको लिख सकते हैं रूट एल अपॉन सी बेटा, ये XL की वैल्यू हो गया। और अगर अपन इसकी वैल्यू बेटा इसमें रखे तो ये अपने को मिला 1 अपॉन R अंडर रूट एल अपॉन सी के इक्वल होगा। ये बेटा अपन कह रहे कि क्यू फैक्टर का इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस, ये अपना वैल्यू हो गया क्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन R रूट एल अपॉन सी के इक्वल है। अगर अपन यहाँ पर ओमेगा आर अपॉन डेल्टा ओमेगा की अगर अपन बात करें तो वो क्या अपने को मिलेगा, तो उसको अपन लिख सकते हैं क्यू इक्वल्स टू, दूसरा फॉर्मूले से अपन अगर डिराइव करें क्यू इक्वल्स टू ओमेगा आर अपॉन बैंडविड्थ बेटा। ओमेगा आर को हमने लिखा था 1 अपॉन रूट एल सी, और ये बेटा अपने पास होता है आर अपॉन एल, डेल्टा ओमेगा है वो आर अपॉन एल के इक्वल होता है, तो इसको अपन लिख सकते हैं सेम फॉर्मूला 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी के इक्वल होगा। ये अपने पास क्यू फैक्टर है, क्यू फैक्टर 1 अपॉन आर रूट एल अपॉन सी के इक्वल है। मतलब देखो यहाँ से क्या पता चल रहा है बेटा कि जो क्यू फैक्टर है वो तीनों कंपोनेंट पे डिपेंड करता है, आर एल एंड सी। इन जनरल जब अपन ने यहाँ पे रेजोनेटिंग जो फ्रीक्वेंसी फाइंड की उसमें XL इक्वल्स टू XC किया, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी के लिए हमने कहा XL इक्वल्स टू XC, जबकि क्यू फैक्टर R, L और C तीनों कंपोनेंट पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि क्यू फैक्टर डिपेंड्स ऑन all three components R, L and C, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, उन तीनों पे अपन कह रहे कि इसकी वैल्यू डिपेंड करेगा। क्लियर? अभी जैसे यहाँ पे नोट करके ये एक अपने को बैंडविड्थ का फॉर्मूला भी याद रखना है, जैसे चलो इसमें ये मैं प्रूव करवा लेता हूँ इसको। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि फर्स्ट पॉइंट, अगर अपने को बैंडविड्थ फाइंड करना है तो बैंडविड्थ R अपॉन एल के इक्वल होता है, रेजिस्टेंस अपॉन एल, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमने कहा एंगुलर फ्रीक्वेंसी उसको अपन लिख सकते 1 अपॉन रूट एल सी। और तीसरा बेटा अपन कह रहे हैं कि अगर ओमेगा आर को इन टर्म्स ऑफ हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी देखें तो ओमेगा आर इक्वल्स टू अंडर रूट ओमेगा 1 ओमेगा 2 के इक्वल होता है। ये ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी, हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी। ओमेगा 1 ओमेगा 2 हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी है, और डेल्टा ओमेगा आर अपॉन एल के इक्वल होता है। देखो इसका प्रूफ भी अपन देख लेते हैं कि डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आर बाई एल कैसे है और ओमेगा आर रूट ओमेगा 1 ओमेगा 2 के इक्वल कैसे है। रिलेशन है
रेजिस्टेंस बेटा R1 R2 R3 में रिलेशन बताना है। तो हमने कहा कि क्यू फैक्टर शार्पनेस बताता है, जिसकी आर रेजिस्टेंस की वैल्यू जितनी कम होगी उतना बेटा क्यू फैक्टर क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि इन्वर्सली ज्यादा। प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि क्यू इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, और उस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस R1 वो सबसे ज़्यादा होगा R2 और R3, ये बेटा रेजिस्टेंस में रिलेशन होगा। R1 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। डिफरेंट डिफरेंट रेजिस्टेंस के लिए अपन कह रहे हैं कि जो कर्व है कुछ इस टाइप से अपने को मिलेगा। ठीक है सर। ये बेटा डिस्कस करें कि जैसे डेल्टा ओमेगा वो R बाई एल के इक्वल है, एंड ओमेगा आर वो रूट ऑफ ओमेगा 1 ओमेगा 2 के इक्वल है। अभी इसको अपन देखो कैसे प्रूव करेंगे। तो मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि हाफ पावर पॉइंट अगर अपन बात करें P मैक्स बाई 2, पावर जब है वो अपन कह रहे कि P मैक्स बाई 2 होता है, तब अपन कह रहे कि जो फ्रीक्वेंसी है उसको हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और इन जनरल बेटा पावर जो है वो होता ई आर एम एस, ये आई आर एम एस, और उसको बेटा आपने लिखा ई नॉट अपनी को ई आर एम एस आई आर एम एस एंड कॉस फाइव। एक ई आर एम एस आई आर एम एस, ये बेटा अपन करें कि कॉस फाइव, और वो पावर अपनी को क्या मिल रहा है ई आर एम एस आई आर एम एस अपॉन बेटा 2 के इक्वल। मतलब हम ये कह सकते हैं कि कॉस फाइव इक्वल्स टू बेटा सिंपल कितना मिला 1/2 के इक्वल, और कॉस फाइव को अपन क्या लिख सकते हैं आर अपॉन जेड बेटा, तो आर बाई जेड सिंपल 1/2 के इक्वल है। और यहाँ पे बेटा अपन कह सकते हैं कि जो जेड है वो बेसिकली 2r इसके इक्वल मिला अपने को। तो जेड को बेटा अपन क्या लिखेंगे, जेड अपने पास होता है अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस बेटा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2r। देख सकते हैं मिस, यहाँ से बेटा हम यस। दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो हमें मिला आर स्क्वायर प्लस बेटा एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, और ये बेटा अपन कह रहे कि 4r स्क्वायर के इक्वल होगा। ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा 4r स्क्वायर। एक मिनट है ना, ठीक है। टोटल पावर मतलब वो पावर जब टोटल का हाफ हो जाए उसको हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी कहेंगे। ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर किया तो आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का टू रूट टू, सॉरी आर स्क्वायर है ना, सर आर स्क्वायर। आर स्क्वायर हो गया। और यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे कि एक्स एल माइनस एक्स सी, दोनों तरफ रूट ले लेते हैं तो वो अपने को प्लस माइनस आर के इक्वल मिलेगा। एक्स एल को अपन क्या लिख सकते हैं एल इंटू ओमेगा, एक्स सी को अपने लिखा 1/c ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा बेटा सी। प्लस माइनस आर। अभी हम कह रहे हैं कि जब ओमेगा इक्वल्स टू बेटा ओमेगा 2 है, तो उस केस में अपन कह रहे हैं कि जो इक्वेशन है वो होगी एल ओमेगा 2 माइनस 1/c ओमेगा 2 इक्वल्स टू बेटा प्लस आर। और जब ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा 1 है तो इक्वेशन क्या हो जाएगी एल ओमेगा 1 माइनस 1/c ओमेगा 1 इक्वल्स टू बेटा माइनस आर। अभी मैं क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ एक बार। जब दोनों को अपन ने ऐड किया तो देखो अपने को क्या मिल रहा है,
ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस बेटा 2, दोनों को जब ऐड किया तो हमें मिला L, ये बेटा ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 माइनस 1/c, ये बेटा 1/ओमेगा 2 प्लस 1/ओमेगा 1, और R2 R और R ये क्या हो गया, 0 हो गया, प्लस R माइनस R। मीन्स यहाँ से बेटा अपन कह सकते हैं L ओमेगा 2 प्लस ओमेगा 1 इक्वल्स टू 1/c, और ये बेटा ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 होगा। यहाँ पे ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 से ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 कैंसिल आउट, तो ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल्स टू हमें मिला 1/LC, और 1/LC को क्या लिख सकते हैं, ओमेगा आर को स्क्वायर। तो यहाँ से एक रिजल्ट अपने को मिल गया कि ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा ओमेगा 1 ओमेगा 2, मतलब हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, और ओमेगा आर को अपन लिख सकते हैं रूट ओमेगा 1 ओमेगा 2। एक रिजल्ट ये अपने को मिल गया, ये रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी और हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी के बीच का रिलेशन हो गया। अभी मैं इक्वेशन 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करता हूँ, सेकेंड ये वाला प्रूफ अपन देखेंगे। तो उसके लिए अपन कहेंगे कि इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन, ये बेटा अपन कह रहे कि 1 माइनस 2, और जब 1 माइनस 2 किया तो L ओमेगा 2 माइनस बेटा ओमेगा 1 माइनस 1/c, ये बेटा 1/ओमेगा 2 माइनस 1/ओमेगा, ठीक है। माइनस करेंगे, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। और वो बेटा अपने पास क्या मिला, 2r के इक्वल, r माइनस ऑफ माइनस r, तो 2r हो गया। मीन्स यहाँ से सिंपल अपन लिख सकते हैं L, ये बेटा अपने को क्या मिला, डेल्टा ओमेगा माइनस, और माइनस माइनस प्लस लिख सकते हैं 1/c, तो ये बेटा हो गया डेल्टा ओमेगा अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2 इक्वल्स टू 2r। मीन्स यहाँ से डेल्टा ओमेगा को हमने कॉमन ले लिया, ये बेटा अपन कह रहे कि L C प्लस 1 अपॉन ओमेगा 1 ओमेगा 2, और ये 2r के इक्वल होगा। अभी LC को क्या लिख सकते हैं, LC, एक मिनट, यहाँ से बेटा आपने इसको लिखा L प्लस 1/c, और ये बेटा ओमेगा 1 ओमेगा 2। अभी हमने ओमेगा 1 ओमेगा 2 ऑलरेडी बेटा फाइंड किया था, और वो किसके इक्वल था, ओमेगा आर स्क्वायर, ओमेगा आर, और ओमेगा आर स्क्वायर अपने को क्या मिला था, 1 मतलब LC। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं ये बेटा डेल्टा ओमेगा, ये अपने को L मिला, प्लस बेटा LC/C हो गया। ओमेगा 1 ओमेगा 2 को ओमेगा आर स्क्वायर लिख दिया, और उसकी वैल्यू 1/LC लिख दिया, C से C कैंसिल आउट, ये बेटा 2r। तो यहाँ से अपने को मिला डेल्टा ओमेगा दैट इज इक्वल्स टू 2r/2l के इक्वल होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट। तो जो बैंडविड्थ है वो सिंपल बेटा किसके इक्वल मिला, r/l के इक्वल। ये इसका प्रूव हो गया कि बैंडविड्थ r/l होता है, और हाफ पावर पॉइंट फ्रीक्वेंसी और रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी में रिलेशन ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा 1 ओमेगा 2 के इक्वल होता है। क्लियर। एक मिनट है ना, हाँ सर। ये जैसे बेटा अपन कह रहे कि एक इंडक्टर है, ये कैपेसिटर है। तो सर एक क्वेश्चन, हाँ जैसे
करंट है वो लीड करती है। तो ये जैसे IC हो गया, रेफरेंस में अपन यहाँ पर EC रखेंगे और EC बेटा सब में सेम है, तो ये अपने पास EMF हो गया और ये करंट IC है और वो लीड करेगी। अगर हम रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस में करंट और वोल्टेज बेटा दोनों सेम फेज में होती है। ये जैसे अपन कह रहे कि करंट हो गया, ये वोल्टेज और दोनों सेम फेज में, तो ये IR हो गया और ये बेटा अपन कह रहे कि E हो गया। अब इसका फेजर अगर अपन देखें तो हम ये कह सकते हैं यूजिंग फेजर मेथड बेटा जो रिजल्टेंट करंट है I वो किसके इक्वल होगा, IR। यहाँ पे अपन फेजर ऐड कर रहे हैं बेटा, IR प्लस IL प्लस IC, और इन सब का अगर एक साथ फेजर अपन ड्रॉ करें तो देखो क्या मिलेगा अपने को। हमने कहा बेटा कि ये यहाँ से अपन कह रहे कि IC जो लीड कर रही है, ये अपने पास IL है, ये अपने पास IR है, मतलब ये IC है, ये बेटा IL है और ये अपने पास IR है। अभी देखो IL ग्रेटर देन IC है, तो रिजल्टेंट जब अपन देखेंगे तो यहाँ पे बेटा ये टर्म अपने को एज अ रिजल्टेंट मिला दोनों का। ये इसका रिजल्टेंट है, ये अपने पास IR है, अभी अपन कह रहे कि इसका रिजल्टेंट अपन ड्रॉ करेंगे बेटा, जैसे वेक्टर एडिशन अपन देखते थे, और वेक्टर एडिशन से ये अपने को रिजल्टेंट करंट मिला बेटा, और ये इसका फेज एंगल फाई है, ये अपने पास I के वैल्यू होगा। अभी देखो I को अपन क्या लिख सकते हैं इस डायग्राम से, I को अपन लिख सकते हैं I का स्क्वायर इक्वल्स टू बेटा IR का स्क्वायर प्लस IL माइनस IC का होल स्क्वायर। मीन्स यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, IR को बेटा क्या लिखेंगे E/Z, तो इसको अपने लिखा E/Z, उसका स्क्वायर हो गया। IR को बेटा अपन लिख सकते हैं E/R, उसका स्क्वायर हो गया। IL उसको अपन लिख सकते हैं E/XL, IC को अपन लिख सकते हैं E/XC और उसका स्क्वायर हो गया। मीन्स यहाँ से बेटा अपने को मिला 1/Z का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/R का स्क्वायर प्लस 1/XL माइनस 1/XC का होल स्क्वायर। तो ये बेटा अपन कह रहे कि अगर 1/Z की बात करें तो वो हमें मिलेगा √1/R का स्क्वायर प्लस 1/XL माइनस 1/XC का होल स्क्वायर बेटा। क्लियर। यहाँ से अपन कह रहे कि Z को सिंपल अपन लिख सकते हैं Z इक्वल्स टू Z इक्वल्स टू 1/, ये बेटा अपने को मिला 1/R का। सर यस। मैंने एक चीज मिस कर दी थी पिछले। हाँ सर, ये नोट हो गया। अगर अपन कह रहे हैं इफ पैरेलल अगर सर्किट है और उसमें अपन कह रहे हैं कि इंडक्टर XL ग्रेटर देन XC है, तो जस्ट रिवर्स कंडीशन होगी, वहां पे करंट लैग करती थी, यहाँ पे करंट लीड करेगी। इफ XL ग्रेटर देन XC है देन हम कहेंगे द करंट will be lead current will be lead
बाय द वोल्टेज। करंट है वो वोल्टेज से लीड करेगी। अगर इसका उल्टा, जबकि सीरीज में बेटा क्या था, लैग कर रहा था, है ना, ये याद रखना आपने को। इफ XL लेस देन XC है, then the current will be lag behind the voltage. The current will be lag behind the voltage. करंट है वो अपन करेगी वोल्टेज से लैग करेगी। अगर जैसे बेटा आपने सीरीज रेजोनेंस देखा, वैसे कि वैसे हम पैरेलल रेजोनेंस भी देखेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट अपन देख रहे हैं LCR पैरेलल रेजोनेंस। LCR पैरेलल रेजोनेंस। हमने कहा पैरेलल रेजोनेंस की जब अपन बात करेंगे तो हमारा मोटिव ये होगा कि करंट है वो सर्किट में मिनिमम हो। जैसे अपने कहा कि अगर मैं करंट की बात करता हूँ IRMS, तो IRMS अपने को मिला था ERMS, ये बेटा अपन करेंगे अंडर रूट 1/r का स्क्वायर प्लस 1/XL माइनस 1/XC का होल स्क्वायर। ये बेटा करंट था। सीरीज रेजोनेंस में हमने कहा था करंट मैक्सिमम होगी, जबकि पैरेलल रेजोनेंस के अंदर करंट मिनिमम होगी। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं ड्यूरिंग पैरेलल रेजोनेंस the current in the circuit will be minimum। अब बेटा अपन कह रहे कि जो अपने पास इक्वेशन करंट की मिली है उसमें मुझे मिनिमम करना है। तो मिनिमम कब होगा, जब ये टर्म जीरो होगा बेटा, जो एडिशन वाली टर्म 1/XL माइनस 1/XC जीरो होगा। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं हाँ कि जो 1/XL माइनस 1/XC है वो जीरो हो जाए तो करंट मिनिमम होगी। दैट मीन्स यहाँ पर भी बेटा सेम कंडीशन मिलेगी, XL इक्वल टू XC होगा। XL को अपन लिख सकते हैं L ओमेगा, रेजोनेटिंग है तो ओमेगा आर, XC को अपन 1/C ओमेगा आर। मीन्स यहाँ से भी बेटा अपने को सेम रिलेशन मिला, ओमेगा आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/LC। मीन्स ओमेगा आर दैट विल बी इक्वल्स टू 1/√LC के इक्वल होगा। और अगर अपने को लीनियर फ्रीक्वेंसी चाहिए तो हम लिख सकते हैं 1/2π√LC के इक्वल होगा। ये रेजोनेटिंग लीनियर फ्रीक्वेंसी है। ये बेटा अपन कह रहे कि रेजोनेटिंग एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। अभी अपन कह रहे कि अगर इसका फ्रीक्वेंसी के साथ में बेटा करंट का फ्रीक्वेंसी के साथ में कर्व ड्रॉ करें तो देखो कर्व कैसे मिलेगा। सीरीज रेजोनेंस में हमने करंट को मैक्सिमम किया था, यहाँ पे ये करंट और पावर दोनों मिनिमम होगा एट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी, और ग्राफ जस्ट उल्टा होगा। ऐसे अपन कह रहे कि इसका ग्राफ बनेगा। जिस फ्रीक्वेंसी पर करंट मिनिमम है या जिस फ्रीक्वेंसी पर EMF पावर मिनिमम है उस फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और यहाँ पर भी बेटा अपन हाफ जस्ट मतलब ये ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा आर, और इस पॉइंट पर अपन कह रहे कि करंट है वो मिनिमम है। तो करंट जहाँ पर मिनिमम होगी उसको रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी कहेंगे। और मिनिमम करंट बेटा अपन देखे इस सर्किट में, तो मिनिमम करंट होगा क्या, ERMS अपॉन R के इक्वल होगा। ये मिनिमम करंट होगा क्योंकि 1/XL माइनस 1/XC जीरो हो गया, तो मिनिमम करंट है वो ERMS अपॉन R के इक्वल होगा। सर ट्राई करोगे? देखो बेटा इसको कैसे करेंगे। अगर मैं फेजर ड्रॉ करता हूँ
तो फेजर में देखो क्या मिलेगा, ये जैसे अपने पास सबसे पहले अपन कह रहे कि सभी क्वेश्चन अपने को इसमें फेजर की हेल्प से सॉल्व करना इजी रहता है। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करता हूँ तो रेजिस्टेंस के अंदर ये बेटा करंट सपोज आई आर है, इसमें बेटा इफेक्टिव क्या है, इसमें इफेक्टिव एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है, और एक्सएल ग्रेटर देन एक्सी है तो उस केस में इफेक्टिव कौन हुआ, इंडक्टर हुआ, और इंडक्टर इफेक्टिव है तो करंट है वो क्या करती है बेटा, लैग करती है। तो यहाँ पे करंट है वो लैग करे, क्योंकि यहाँ पे रेफरेंस में अपन ये आई आर हो गया और आई आर ई दोनों सेम फेज में होता है, इसमें अपन कह रहे कि करंट है वो अपने पास लैग करेगी। तो ये अपन कह रहे कि पाई बाय 2 हो गया। मीन्स यहाँ पे बेटा अपन कहेंगे अगर इसका रिजल्टेंट अपन देखें तो रिजल्टेंट तो मतलब हमें आईसी को कंसिडर ही नहीं करना। नहीं आईसी, मतलब इसका रिजल्टेंट जो इंडक्टेंस होगा वो अपने पास 100 ओम हो गया, एक्सएल माइनस एक्सी हो जाएगा। यहाँ पे अच्छा अच्छा, यहाँ ठीक पे है सर। एक्सएल माइनस एक्सी हो गया और वो 100 ओम के इक्वल हो गया, दोनों बेटा अपोजिट फेज में होते हैं। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि हाँ जो रिजल्टेंट है वो इस टाइप से होगा, ये रिजल्टेंट करंट हो गया, और ये अपन कह रहे कि इसका 5 हो गया फेज एंगल। मतलब हमें करंट चाहिए तो करंट को सिंपल में लिख सकता है बेटा आई का स्क्वायर इक्वल्स टू अपन कहेंगे आई आर का स्क्वायर प्लस आई एल का स्क्वायर। मीन्स आई इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं रूट ऑफ ये बेटा आई आर का स्क्वायर प्लस आई सी का स्क्वायर। और हमें आरएमएस, जब भी अपनी को करंट पूछा जाए बेटा, जब तक पीक वैल्यू नहीं कहे हम आरएमएस वैल्यू फाइंड करेंगे। तो आई आरएमएस क्या होगा, तो इसको अपन लिख सकते हैं ई आरएमएस अपॉन बेटा आर, उसका स्क्वायर हो गया, प्लस बेटा ई आरएमएस अपॉन एक्सएल माइनस एक्सी सर, और उसका सी स्क्वायर। को क्यों यूज किया? एक्सएल, एल आना चाहिए ना। नहीं एक्सएल माइनस एक्सी ये इसका इफेक्टिव है बेटा, सॉरी ये एल है, हाँ ये बट ये एल है, एल है, ये हाँ एल हाँ, एल है। ठीक है सर। तो यहाँ से अपन कह रहे कि ई आर एम एस की वैल्यू बेटा 200 है अपॉन 1 अपॉन आर, आर की वैल्यू 100 ओम है तो उसका स्क्वायर हो गया, और एक्सएल माइनस एक्सी वो भी 100 है तो ये अपने पास 100 का स्क्वायर हो गया। मीन्स यहाँ से अपन लिख सकते हैं 200, और ये बेटा 100 को अपने कॉमन ले लिया तो √2 अपॉन 100, 100 से 100 कैंसिल आउट, दैट इज 2√2 एम्पियर के इक्वल होगा। ये इसका आंसर है। फेज डिफरेंस इन I1 एंड I2 अपने को फाइंड करना है। हमें पता है बेटा कि अगर कैपेसिटर की बात करें तो कैपेसिटर में करंट है वो क्या करती है, लीड करती है, और जब अपन RL की बात हाँ करेंगे तो करंट है वो क्या करेगी, लैग करेगी। दोनों में रेफरेंस क्या लेंगे, E, हाँ तो इसका फेजर डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो ये जैसे अपन कह रहे हैं सब, जैसे हमने कहा कि कैपेसिटर में करंट लीड करती है, तो ये बेटा अपन ने कैपेसिटर में करंट ड्रॉ किया जो लीड कर रही है। फिर अपन कह रहे हैं कि RL सर्किट है तो उसमें करंट है वो लैग करती हैं, वोल्टेज से लैग करेगी। तो यहाँ पे अपन कह रहे कि करंट किसी एंगल फाई से बेटा लैग करेगी, ये फाई हो गया। ये अपन कह रहे कि कैपेसिटर की जो करंट है वो I1 है बेटा, ये I1 हो गया। ये करंट कितना है, I2 हो गया। ये एंगल कितना बेटा, फाई है। ये एंगल कितना है, पाई बाय 2 है। तो दोनों के बीच में अपन कह रहे फेज एंगल कितना हो गया, पाई बाय 2 प्लस फाई हो गया बेटा। तो यहाँ पे अपन कह रहे हैं हाँ कि सर। अगर मैं टेन फाइव की बात करता हूँ, टेन फाइव की जगह टेन थीटा ले लो, एक अलग वेरिएबल ले लो, टेन थीटा, दैट विल बी इक्वल्स टू बेटा पाई बाय 2 प्लस, सॉरी थीटा इक्वल्स टू, थीटा इक्वल्स टू पाई बाय 2 प्लस फाइव के इक्वल होगा। मतलब इसको हम लिख सकते हैं बेटा पाई बाय 2, और टेन फाइव को क्या लिखेंगे,
फाई को tan इनवर्स और ये बेटा XL अपॉन आर के इक्वल है। तो ये बेटा अपन कह रहे कि फेज डिफरेंस बिटवीन I1 एंड I2 होगा। फेजर से सभी प्रॉब्लम अपन कह रहे, इसके अलग मेथड भी होते हैं, जैसे एक एनालिटिकल मेथड होता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से अपन इसको फाइंड करते हैं। इसके अलावा कुछ और मेथड अपन देखते हैं जिसमें हम कॉम्प्लेक्स मेथड की हेल्प से भी पूरा एसी सर्किट सॉल्व कर सकते हैं। बट कॉम्प्लेक्स मेथड थोड़ा सा मतलब क्योंकि मैथ्स में अगर डिटेल अभी नहीं पढ़ा है तो फिर थोड़ा प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए अपन कह रहे कि और कॉम्प्लेक्स मेथड अभी अपने सिलेबस से हटा दिया है, मतलब मेंशन नहीं है एनसीईआरटी में, तो इसलिए अपन उसको डिस्कस नहीं करते पूरा का पूरा। पहले एनालिटिकल मेथड है तो इस साल से एनालिटिकल मेथड भी हटा दिया, जिसमें मैथमेटिकल अप्रोच से अपन एलसीआर सर्किट को सॉल्व करते हैं, तो वो भी हटा दिया। इसलिए मैंने केवल यहाँ पर फेजर से ही, और सभी प्रॉब्लम फेजर से अपन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है सर।